राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जटलाना यमुनानगर की तरफ से आप सभी को मेरा रविंद्र कुमार का नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने 12वीं कक्षा का अध्याय 2 लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, जो लेसन का नाम है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। आज आप क्या सीखोगे जरा बताते हैं ताकि आप जान सकें। भारत में राजनीतिक दलों का विकास या दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन से राजनीतिक दल का निर्माण हुआ, फिर कैसे धीरे धीरे दूसरे दल अस्तित्व में आए। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अगर उसकी प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ध्यान से हर स्लाइड्स को आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसका बारीकी से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि राजनीतिक दल होता क्या है, यानी कि राजनीतिक दल का अर्थ जानना जरूरी है। राजनीतिक दल कहते किसको, उसके बाद फिर दूसरी बातें करेंगे। तो पहले राजनीतिक दल का अर्थ जान लेते हैं। राजनीतिक दल लोगों के उस संगठित समूह को कहते हैं। इसमें देखो, लोगों का ही होता है लेकिन संगठित होता है। लोगों के उस संगठित समूह को कहते हैं जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं। उनके विचारों में भिन्नता नहीं होते हैं। पूरी पार्टी के एक जैसे विचार होंगे, उनकी एक विचारधारा होगी जो किसी न किसी विषय के ऊपर उनकी बनी होती है। दोबारा फिर, राजनीतिक दल लोगों के उस संगठित समूह को कहते हैं जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं तथा जो शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तथा जो शांतिपूर्ण तरीकों से, मतलब राजनीतिक दल का एक विचारधारा होती है और उनका एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो अपनी सरकार बनाना होता है, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण तरीकों से। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो भी राजनीतिक दल है, जो भी बना है, उसका एकमात्र उद्देश्य उसकी एक विचारधारा को लेकर चलता है और जो उस विचारधारा को मानते हैं उन लोगों को वो जोड़ता रहता है और उसका एकमात्र जो मकसद होता है वो सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता प्राप्त करना होता है ताकि उसकी सरकार बने और वो अपनी विचारधारा को लागू कर सके। तो ये अर्थ आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तथा जो शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करता है। भारत में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ, ये हमारा आज का विषय है। उससे पहले राजनीतिक दल का अर्थ जान लेना जरूरी था। तो कैसे हुआ, ये बड़ी रोचक कहानी है जो आपको स्लाइड्स के जरिए बताई जाएगी। भारत में राजनीतिक दलों का जन्म ब्रिटिश शासन काल में, यानी कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था तब की बात है। राजनीतिक दलों का जन्म ब्रिटिश शासन काल में देश को अंग्रेजी शासन से आज़ाद करवाने के लिए एक आंदोलन के रूप में हुआ था। यहाँ ध्यान से आपने सुनना है, देश को अंग्रेजी शासन से आज़ाद करवाने के लिए एक आंदोलन के रूप में हुआ था। मतलब जब राजनीतिक, हमने अभी आपको मैं बता के हटा हूँ कि राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, लेकिन भारत में उल्टा हुआ। भारत में जो राजनीतिक दल बना, जो पहला राजनीतिक दल बना, उसका उद्देश्य सरकार बनाना नहीं था बल्कि देश को अंग्रेजी शासन से आज़ाद करवाना था। तो और एक आंदोलन के रूप में हुआ था, वो एक आंदोलन था। तो ये बड़ी अजीब बात है। देश को अंग्रेजी शासन से आज़ाद करवाने के लिए एक आंदोलन के रूप में हुआ था। भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल कौन सा था, अगर आपसे पूछा जाए तो सभी बच्चे मुझे लगता है एक ही नाम बताएंगे जो उनके जहन में आता है, और वो है कांग्रेस। बिल्कुल आप सही हैं। यहाँ पर भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूरा नाम इसका याद रखना है आज से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जिसका छोटा नाम, जिसको हम आज भी कांग्रेस के नाम से कह देते हैं, लेकिन पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के नाम से ये मशहूर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किसने और कब की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर पूछा जाता है सभी प्रतियोगिता परीक्षा में और बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज आपने अच्छी तरह से स्लाइड्स को देख के याद रखना है ताकि आप इस चीज़ को हमेशा अपनी उसमें याद रख सके दिमाग में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम है उनका, लेकिन शॉर्ट में हम A.O. ह्यूम कह देते हैं। तो आपने पूरा नाम, कई बार पूरा नाम भी आ जाता है, बच्चों के दिमाग में ये बात भी आती है कि A.O. ह्यूम का मतलब क्या है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, कब? 1885 में। यह एशिया का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं तो ये सबसे पुराना राजनीतिक दल माना जाता है। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये A.O. ह्यूम का है जिसको आप देख रहे हैं। तो इसने भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। पहला अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। ये भी याद रखना है कब हुआ था पहला अधिवेशन, जब स्थापना हुई तभी इसका अधिवेशन हुआ 1885 में। ये चित्र आप देख रहे हैं उस जमाने का है, ब्लैक एंड वाइट है। तो ये पहले अधिवेशन की फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस नीचे लिखा हुआ है 1885, कुछ फोटो में धुंधली धुंधली दिख रही हैं। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय देश पर अंग्रेज़ों का राज था। 1885 आप देख रहे हैं, सन है तो सभी बच्चे जानते हैं, बड़े हो गए हैं। तो उस समय देश पर अंग्रेज़ों का राज था, इसलिए समाज का हर वर्ग देश को आज़ाद देखना चाहता था। उस समय लोगों के दिमाग में यही एक आया कि अब कांग्रेस की स्थापना हो गई है तो किसी न किसी तरह से हम देश को आज़ाद करवा ही लेंगे अब तो, क्योंकि उस समय हमारा मकसद सरकार बनाना नहीं था, सिर्फ देश को आज़ाद करवाना था। तो इसलिए समाज का हर वर्ग देश को आज़ाद देखना चाहता था। अतः कांग्रेस की स्थापना के बाद समाज के सभी वर्गों के लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। उनको एक ही दल मिला और उनका एकमात्र मकसद सिर्फ देश को आज़ाद कराना था, इसलिए वो अपने आपसी मतभेदों, धर्म, जाति सबको भुलाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए पामर, ये भी याद रखना है, पामर ने कांग्रेस को छतरी या छाता संगठन कहा है। आमतौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कांग्रेस को छतरी संगठन कहा है, तो याद रखना ये नाम, पामर ने कांग्रेस को छाता संगठन कहा है। छतरी संगठन क्यों कहा है? छतरी संगठन का अर्थ यह है कि उस समय कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था जिसमें देश के सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और विचारों के लोग शामिल थे, इसलिए इसको छतरी संगठन कहते हैं। कई बार ये भी 2 नंबर में आ जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कांग्रेस को सराय का नाम दिया। सराय मतलब जहां पर लोग आकर ठहर सकते थे। तो किसने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने सराय कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कांग्रेस को सराय का नाम दिया था। चित्र आप देख रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। उनका कहना था कि कांग्रेस ने सभी वर्गों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे, मतलब वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। जो भी किसी जाति, धर्म, विचार, सभी लोगों को उसने अपने दरवाजे खोल रखे थे, सभी को आमंत्रित कर रखा था, आइए हमारे में शामिल हो जाइए, ताकि हम एक आंदोलन बना सके उसको। सभी वर्गों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे, इसलिए यह एक सराय थी जहाँ सभी वर्गों के लोग आकर ठहर सकते थे। तो ये आपने याद रखना है, किसने सराय कहा है और किसने छाता संगठन कहा है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये आमतौर पर पूछा जाता है कि किसने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, और आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों कहा था ऐसा, उसको भी आगे हम आपको बताएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। महात्मा गांधी जी का चित्र आप देख रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस की स्थापना देश को आज़ाद करवाने के लिए की गई। यहाँ समझ में आ गया होगा आपकी कि वास्तव में इसकी स्थापना सरकार बनाने के लिए नहीं की गई थी, इसकी स्थापना एक आंदोलन के रूप में की गई थी और उसका मुख्य उद्देश्य देश को आज़ाद करवाना था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना देश को आज़ाद करवाने के लिए की गई थी,
क्योंकि अब यह उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण के लिए, दोबारा फिर से नया निर्माण करने के लिए कांग्रेस को भंग करके एक नए संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, एक दल के रूप में एक अलग चीज़ आनी चाहिए। लेकिन गांधी जी के इस विचार को स्वीकार नहीं किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के शासन की बागडोर कांग्रेस को सौंप दी गई। तो आपने याद रखना है कि गांधी जी ने कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही थी। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा चुनाव चिन्ह था, आज कौन सा, आज सभी को पता है हाथ है, लेकिन उससे पहले का नहीं पता है कौन सा था। तो सबसे पहले जो चुनाव चिन्ह था, जो पहले वाले चुनाव चिन्ह पर जब इलेक्शन लड़ा था, तो सबसे पहले दो बैलों की जोड़ी थी। 1951 से लेकर 1971 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था, हल के साथ, ऊपर हल रखा हुआ है। तो ये सबसे पहला चुनाव चिन्ह होता था उसका। लेकिन 1971 में, ये बाद में आपको बताएंगे, 1969 में विभाजन हो गया और कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गई। तो फिर चुनाव चिन्ह जो पहले दो बैलों वाला जोड़ी था वो चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया और एक 1971 में जब इलेक्शन हुए तो नया चुनाव चिन्ह उसको दिया। 1971 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा दूध पीता हुआ, आप देख रहे हैं जो बछड़ा है वो दूध पी रहा है, ये चुनाव चिन्ह रहा फिर उसका। और वर्तमान समय में चुनाव चिन्ह जो है वो हाथ है। 1978 में फिर कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक कांग्रेस आई बन गई और एक कांग्रेस यू बन गई। तो वो एक अलग कहानी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो वर्तमान समय में जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो अगले नेक्स्ट वाले जब हम चैप्टर कराएंगे तो आपको बताएंगे। भारत में कांग्रेस का शासनकाल देख लेते हैं, कब से कब तक रहा, कितने साल तक देश पर राज किया। तो आप ये देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई उसके बाद थोड़े समय के लिए बने 26 दिन के लिए। फिर लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 2 साल तक रहे। फिर इंदिरा गांधी जी 16 साल देश की प्रधानमंत्री रही। और फिर राजीव गांधी उनके सपुत्र 5 साल। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक 5 साल रहे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक रहे। तो कुल मिलाकर 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि एक दल ने 55 साल तक देश पर राज किया। नेक्स्ट वाली जो पार्टी है वो है भारतीय साम्यवादी, या फिर हम कई बार कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI कहते हैं इसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसको भी जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, दांती है और धान की बालियां आप देख रहे हैं, ये इनका चुनाव चिन्ह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नवयुवकों का एक ऐसा समूह पैदा हुआ जो इस दल की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले जो कांग्रेस में थे वो शांतिवादी नेता थे, ज़्यादा इस बात पर यकीन रखते हैं कि प्रार्थना पत्र देने से जो ब्रिटिश सरकार है उनकी बात को सुन लेंगी, इसलिए वो उग्रवादी नहीं थे बल्कि शांतिवादी थे। तो लेकिन अब ये चलने वाला नहीं था। जब युवक होते हैं, जब वो आते हैं तो वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि भी ऐसे प्रार्थना पत्रों देने से हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो कांग्रेस के अंदर नवयुवकों का ऐसा समूह उत्पन्न हुआ जो इस दल की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। इन नवयुवकों का मानना था कि देश की स्वतंत्रता प्रार्थना पत्रों से प्राप्त नहीं हो सकती बल्कि क्रांतिकारी साधनों से प्राप्त की जा सकती है। कब तक हम ये मांगते रहेंगे ऐसे प्रार्थना पत्र दे देकर। और 1917 में जब रूस में क्रांति हुई, जिसको हम रूसी क्रांति कहते हैं, तो वहाँ पर भी रूसी क्रांति, अगर आप जानते हैं कि वहाँ पर मजदूरों ने और किसानों ने एकजुट होकर क्रांति की और वहाँ के जो जार का तानाशाही शासन था उसको उखाड़ फेंका। तो उस बात का, उस क्रांति का, तो इस क्रांति का प्रभाव भारत के नवयुवकों पर भी पड़ा कि उन्होंने देखा कि भाई ऐसे मांगने से कुछ नहीं बनेगा, जब क्रांति करेंगे तभी कुछ बनेगा। इस क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय युवकों ने अनेक संगठन बनाए। 1924 में इनमें से कुछ संगठनों का, जो बहुत से संगठन बने उस दौरान कांग्रेस से अलग होकर नवयुवकों ने बनाए, तो उनमें से कुछ संगठनों का कानपुर में 1924 में एक सम्मेलन हुआ।
इसी सम्मेलन में भारतीय साम्यवादी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो आपने याद रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में हुई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इस दल में फूट पड़ गई। दल के एक गुट ने भारत चीन युद्ध में भारत का साथ दिया, दो भागों में बट गया, दो धड़े बन गए इस दल के। एक दल ने भारत चीन युद्ध में भारत का साथ दिया, लेकिन दूसरे गुट ने चीन के आक्रमण को सही बताया और भारत को चीन से शांति वार्ता शुरू करने को कहा। यहाँ दो विचार पैदा हो गए। 1964 में इसी फूट के कारण यह दल दो दलों में बट गया और कुछ सदस्यों ने श्री A.K. गोपालन के नेतृत्व में अपना एक अलग दल भारतीय साम्यवादी पार्टी वही रही, लेकिन सिर्फ नाम जुड़ गया मार्क्सवादी, यानी कि CPIM बना लिया। भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी बना लिया। इस प्रकार भारतीय साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दो दल बन गए। तो ये भी आपने रखना है, 1964 में दो दलों में बट गई। एक पार्टी का नाम था भारतीय साम्यवादी पार्टी और एक थी भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी, यानी कि CPIM। पार्टी के प्रमुख नेता, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा S.A. डांगे किस पार्टी के प्रमुख नेता थे, तब ये याद नहीं रहता है। तो आपने ये नाम भी अच्छी तरह से सुन लेने हैं ताकि आपको ये याद रहे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नमूद्रीपाद। ये हम पहले बता चुके हैं पहले प्रश्न में। E.M.S. नमूद्रीपाद कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया ये इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। एक एक करके इनके चित्र भी देख लीजिए। ये S.K. गोपालन है, ये S.A. डांगे है, श्रीपद अमृत डांगे, ये E.M.S. नमूद्रीपाद हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राजनीतिक दलों का विकास। तो पहले जो दो दल थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आपने देखा कांग्रेस 1885 में स्थापित हो चुकी थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1924 में बन चुकी थी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राजनीतिक दल कौन कौन से बने। पहला है भारतीय जनसंघ, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय जनसंघ, जिसे आमतौर पर छोटा सा नाम उसका लेते हैं जनसंघ, पूरा नाम है भारतीय जनसंघ, के नाम से भी इसे जाना जाता है, की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। किसने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। वे इसके संस्थापक होने के साथ साथ इसके अध्यक्ष भी थे। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको RSS कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक अंग है। मतलब वो एक अलग प्रकार का धार्मिक संगठन है। तो ये उसकी राजनीतिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक अलग संघ उन्होंने बनाया था भारतीय जनसंघ के नाम से। तो राजनीतिक अंग था उसका। चित्र आप देख रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। 1901 में पैदा हुए और 1953 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके महासचिव थे। तो ये भी आपने याद रखना है, भारतीय जनसंघ के महासचिव कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका भी आप चित्र देख रहे हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह भी जान लेते हैं। जिस प्रकार आपने कांग्रेस का जाना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जाना, तो इसका भी जान लेते हैं। तो इनका जो चुनाव चिन्ह था वो जलता हुआ दीपक था। 1952 के पहले आम चुनाव में इस पार्टी ने केवल 3 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। उस समय आपने देखा होगा कांग्रेस के ही बहुमत प्राप्त होता था, तो ये पार्टी कोई ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो उसमें इस पार्टी को, भारतीय जनसंघ को, सिर्फ मात्र 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार दिया। याद रखना है, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। एक देश है तो संस्कृति भी एक होनी चाहिए और राष्ट्र भी एक होने चाहिए का विचार दिया। इसके अलावा इस दल ने यह भी विचार दिया कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत की स्थापना की जाए। ये भी उनका एक बहुत बढ़िया विचार था कि दोनों देशों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ में शामिल हैं।
तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी वास्तव में किस पार्टी का रूप है, तो वो है भारतीय जनसंघ का, जो आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा रखने वाले कुछ नेताओं ने 1948 में की थी। ध्यान से सुनो बच्चों, जरा ध्यान से, कि कांग्रेस, हमने आपको बताया कि 1920 के बाद कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के लोग पैदा होने लग गए थे। तो एक नई विचारधारा पैदा हुई थी, समाजवादी विचारधारा, जिनका मानना है कि उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा रखने वाले कुछ नेताओं ने 1948 में की थी। आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के संस्थापक थे। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। इनका चित्र देख लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जी ये थे जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। चुनाव चिन्ह जो है बड़ का पेड़ है, इनका चुनाव चिन्ह है। सोशलिस्ट पार्टी का होता था, अब तो नहीं है पार्टी ये। सोशलिस्ट पार्टी के नेता, इसके मैंने पहले ही बताया आपको, नेता जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि बाद में आते हैं पेपर में, तब ये नहीं समझ में आता है कौन सा व्यक्ति कौन सी पार्टी का नेता था प्रमुख। तो इसमें आचार्य नरेंद्र देव ये इसके संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण जो जेपी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक मेहता ये भी एक महान नेता थे। राम मनोहर लोहिया के बारे में आपको आगे बताएंगे, तो नाम आपने याद रखना है। और एस.एम. जोशी ये सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। उसके बाद एक और पार्टी है, वो है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अगस्त 1959 में की थी। भारत के पहले वो भी माने जाते हैं, ये गवर्नर जनरल थे। जब माउंट बेटन गए तो उनके बाद ये बने थे। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अगस्त 1959 में की थी। ये भी आपने याद रखना है बच्चों। श्री राजगोपालाचारी आप देख रहे हैं, उनकी फोटो चित्र जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। वे राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। श्री राजगोपालाचारी इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंट बेटन के बाद बने थे। चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, स्टार है नीले, उसमें ये उनका स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह था। आर्थिक मामलों पर इस पार्टी की अलग राय थी। आर्थिक मामलों पर इस पार्टी ने मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं होने चाहिए, बल्कि बाहरी देशों के लिए खोल देने चाहिए ताकि आयात निर्यात आसानी से किया जा सके। मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। इस पार्टी का मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम, आप आगे क्लियर भी हो रहा है मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल अंदाजी करके निजी क्षेत्र को खुली छूट देनी चाहिए। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा है, मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की पार्टी का मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल अंदाजी करके निजी क्षेत्र को खुली छूट देनी चाहिए। इसके अलावा इस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति तथा गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की। स्वतंत्र पार्टी ने यह भी याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति और गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की तथा अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की वकालत की। स्वतंत्र पार्टी के नेता देख लीजिए, के.एम. मुंशी, मीनू मसानी और एन.जी. रंगा, ये इसके प्रमुख नेता थे। श्री राजगोपालाचारी ने इसकी स्थापना की थी। स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता अगर आप देखना चाहें तो के.एम. मुंशी, मीनू मसानी और एन.जी. रंगा। चित्र भी आपको दिखा देते हैं। ये के.एम. मुंशी थे। संविधान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप 11वीं में पढ़ा है तो फिर जानते होंगे। मीनू मसानी ये आप देख रहे हैं, मीनू मसानी चित्र भी है, नाम नीचे लिखा हुआ है। और एन.जी. रंगा किसान आंदोलन के जनक थे, फादर ऑफ द इंडियन पीजेंट मूवमेंट थे। ये स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। बस यहीं तक प्यारे बच्चों, ये थे भारत में राजनीतिक दलों का विकास। महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दल हैं वो आपको बता दिए हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन रह गया था, ये भी हमने
आज पूरा कर दिया है। धन्यवाद देखने के लिए। बार बार इसको कई बार लास्ट से शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। नमस्कार।